छात्राओं, आज हम जो अध्यापन कार्य करने जा रहे हैं वह है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली से अभिगृहित संस्करण है, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित NCERT से संबद्ध है। सत्र 2020 का। ठीक, पहले मुख्यतः हम आज जो अध्ययन कराने जा रहे हैं उसका विषय है भारत और समकालीन विश्व, भाग 1। तो सर्वप्रथम हम आप लोगों को यह बतलाना चाह रहे हैं कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन। यह आप भी सब जानते होंगे, पूर्व की कक्षाओं में भी आपने अध्ययन किया होगा, है ना। तो प्रकृति का नियम है परिवर्तन के इसी प्रकार राष्ट्रीय पाठ 4 रूपरेखा 2005 भी सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों के स्कूली जीवन से बाहर के जीवन से भी जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। ठीक है, तो नई राष्ट्रीय पाठ 4 पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। ठीक है, इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। ठीक, अब हम आज इकाई 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, घटनाएं और प्रक्रियाएं के संबंध में। ठीक है, घटनाएं और प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी देंगे। तो चलिए, आज हम फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं। किस संदर्भ में? आज हम फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं। इस इकाई में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नात्सीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे, परंतु वर्तमान में आधुनिक विश्व की रचनाओं में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए अब हम जानकारी लेते हैं। तो अब हम इस संदर्भ में, जैसा आपको बतलाया, ये तीनों घटनाओं से संबंधित, तो हम सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अब जानकारी आप लोगों को देना चाह रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और समान मानकर चलते हैं, है ना। सहज, सुलभ और समान मानकर चलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब भी एक इतिहास रहा है। इन सब का भी एक इतिहास रहा है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी और आगे भी हम इस संदर्भ में इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में जो राजतंत्र को समाप्त कर दिया, है ना, और विशेष अधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई, है ना। तो शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। क्रांति के दौरान तैयार किए गए मानव अधिकार, ठीक है, क्रांति के द्वारा फिर वहाँ एक मानव अधिकार आयोग घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था, जबकि सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। ये मानव अधिकार के अंतर्गत है, समझ रहे हैं हम। इसलिए सबके एक समान अधिकार के साथ साथ और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। ठीक है, यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई है। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा और साधा गया।
अलग अलग प्रकार से सोचा और समझा गया और नाना रूपों में इसके संदर्भ में विचार किए गए और अलग अलग निर्णय लिए गए। परंतु इन सब बातों के बावजूद भी भारत और चीन और अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे, लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरे को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही वैधता मिल रही थी। ठीक है, अर्थात जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसकी वह 14 जुलाई 1789 को प्रातः पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। ठीक, आतंक का माहौल था और सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था, जिससे अफवाह फैल गई थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 महिलाएं पुरुषें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। ठीक, जिस प्रकार अपने जबलपुर में विक्टोरिया अस्पताल के बाजू से गांधी भवन टाउन हॉल बना हुआ है, इसी प्रकार फ्रांस में भी एक टाउन हॉल था जिसमें एक सभी लोग 7,000 महिलाएं पुरुष एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन भी करने का भी निर्णय लिया। ठीक, फिर उसके पश्चात उन्होंने हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में बिना अनुमति के प्रवेश कर गए। फिर अंत में सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बस्तील किले की जेल को तोड़ डाला। ठीक, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी, परंतु हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बस्तील का कमांडर मारा गया, है ना, और कैदी भी छुड़ा लिए गए थे। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। कितनी थी? केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुशता शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बस्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। क्या था? बस्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र थी। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाह रहे थे या चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए, बहुत जगह वाद विवाद हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की कीमतों का विरोध कर रही थी। किसका? पाव रोटी की कीमतों की वृद्धि का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फ्रांसी दिए जाने में हुई। क्या हुआ? हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? अब हम आप लोगों को 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं और जानकारी देना चाह रहे हैं। यह है कि सन 1774 में बोर्बो राजवंश का लुई फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। कहाँ पर? फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी। कितनी? 20 साल थी। और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष जब खाली पाया तो उन्होंने देखा कि लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके हैं, है ना। वर्ष के विशाल महल और राज दरबार की शान और शौकत बनाए रखने की
फिजूल खर्ची के कारण यह बोझ अलग से था। इसलिए लुई के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशकों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार के कर्जदाता, समझ रहे हैं आप, सरकार के कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग भी करने लगे थे। उस समय क्या हुआ, वो 10% की ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप उसके पश्चात उन्होंने सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। क्यों मजबूर थी? क्योंकि कर्जा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी। क्योंकि कर्ज बढ़ते जा रहा था, इसलिए करों में वृद्धि लगाने के लिए बाध्य हो गई थी। पर यह कदम भी नाकाफ़ी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बांटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग, जनसाधारण ही कर अदा करते थे। चूँकि वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। क्या था? सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 में या 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। क्या? फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। परंतु फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। कितने? लगभग 90% आबादी में किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। क्या था? जमीन के मालिक और किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे। जन्मना से तात्पर्य जन्म से अधिकार थे या जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। ठीक है, कुलीन वर्ग के कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। इन सब चीज़ों के लिए जो है किसान बाध्य थे। परंतु चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेटस के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर, रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य में व्यक्ति कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। किस संदर्भ में? राज्य के व्यक्ति कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। बोल रहे थे। अब जैसा कि आपको ये भारत और समकालीन के संदर्भ में अध्ययन और अध्यापन कार्य की जानकारी दी गई है। आगे जो भी है
पूर्व में अध्ययन कराए गए फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में पुनः विचार कर कोई भी अगर समस्या है तो कृपया जामिया से संपर्क साध सकते हैं आप।